दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप लोग देखे होंगे क्लास 10 का जो मैथ है उसमें प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट होता है, यानी अध्याय 3 में ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये हमारा जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन के तौर पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो इसके लिए दो व्यापक फॉर्मूला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म में है, यानी ये दोनों के फॉर्म में है, तो उसे माना जाएगा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है a से z तक जितना भी लेटर लिखा हुआ है, a b c d e f g, सबको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उसके बाद एक आता है अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे कोई नंबर है, जैसे अगर 2 है तो वो हमेशा 2 रहेगा, 3 नहीं होगा। अगर वो 3 है तो वो हमेशा 3 रहेगा, 4 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। लेकिन अगर x है, एक सवाल में x का मान 5 आया तो जरूरी है कि अगला सवाल में x का मान 5 आएगा। अगला सवाल में हो सकता है x का मान बदल जाएगा, यानी जो मान बदलते जाएगा उसको कहेंगे चर, और जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसको कहेंगे अचर। तो इसमें चर और अचर दोनों देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या कह रहा है? दो चर का मतलब एगो x रहेगा तो एगो y रहेगा, पहला m रहेगा तो दूसरा n रहेगा, पहला अगर s रहेगा तो दूसरा t रहेगा, यानी दो गो लगातार चर होगा। उसके बाद कह रहा है कि रेखिक होगा। रेखिक का मतलब जो x पर घात होगा वो अधिकतम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी यहाँ जो कुछ नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 का मतलब होता है रेखिक, 2 का मतलब होता है द्विघात और 3 का मतलब होता है त्रिघात। तो इसमें कह रहा है, यानी ये जो सवाल होगा प्रश्नावली 3.1 से जितना भी होगा अध्याय 3 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ x का जो अधिकतम घात होगा वो सिर्फ 1 होगा। आगे लिखा हुआ बराबर का 0 भी होना जरूरी है। जब भी बराबर का 0 रहेगा या बराबर का अगर चिन्ह नहीं रहेगा तो उसे हम समीकरण नहीं कर सकते हैं, उसे बहुपद माना जाएगा। जैसे ये x प्लस अगर 2 है और बराबर अगर 10 लिख दिए तो ये समीकरण है, लेकिन अगर x प्लस 2 सिर्फ लिख दिए तो ये क्या है? बहुपद है। तो समीकरण होना जरूरी है, समीकरण है इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह है। आगे युग्म लिखा हुआ, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे इसमें आप लोग गौर करेंगे, इसमें हर बार एक साथ 2 गो सवाल होगा, यानी एक समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसके नीचे जस्ट और एक समीकरण दिया हुआ रहेगा, इस तरह से। यानी हम एक समीकरण लिख रहे हैं, उसके बाद हम दोनों की तुलना करेंगे क्या वो दोनों इस तरह से है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, और एक लिखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरण को अगर इसके साथ मैच कराएंगे तो आप तो देखेंगे यहाँ x है, यहाँ x, इस जगह पे 2 है और यहाँ क्या है? a1। इसका मतलब ये वाला जो है वो a1 है। या तो इसको आप ऐसे करें, यहाँ एक समीकरण 1 माने और उसको समीकरण 2 माने, यानी ये हमारा समीकरण 1 है और ये क्या है? हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसको कहेंगे a1 b1 c1, यानी समीकरण 1 से। उसके बाद नीचे वाला में जो नंबर लिखा हुआ है उसको कहेंगे a2 b2 c2। अब ये है a1, ये है b1 और ये है c1, और यहाँ जो नंबर है वो है a2, ये a1 b1 c1, और नीचे वाला है a2 b2 c2। अब इसी में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से 2-3 चीज हमें जानना है। जैसे एक होता है संगत, एक होता है असंगत, एक होता है प्रतिच्छेद, एक होता है समांतर और एक होता है संपाती। उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 3 चीज हमें जानना है। जैसे a1 को अगर a2 के साथ भाग देंगे बराबर b1 को b2 के साथ भाग देंगे, और ये दोनों आपस में अगर बराबर ना हो, बराबर का चिन्ह दिए और बीच में काट दिए, इसका मतलब कि आपस में बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरह का आपस में बराबर ना हो तो इसमें 3 कंडीशन आता है। पहला आता है संगत। आप सोच रहे होंगे कि ये संगत क्या होता है? संगत का मतलब होता है जब भी इसका प्रतिच्छेद आप खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे से कट जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, यानी इस तरह से। इस तरह का आप लोग देखे होंगे, ये होता है x, यहाँ x डैश, ये y और ये y डैश। डैश का मतलब होता है माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा y में, यानी यहां से आप नीचे में लिखेंगे तो माइनस का 1 2 3, और यहां से इधर लिखेंगे तो माइनस का 1 2 3, और यहां से उधर लिखना है 1 2 3, और यहां से ऊपर लिखना है 1 2 3, यानी प्लस में। तो यहां कुछ चिन्ह दिया हुआ नहीं रहेगा, इसका मतलब प्लस, ये भी प्लस होगा, और यहां से इधर माइनस और यहां भी इधर माइनस होगा। अब इसके में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो जो दोनों ग्राफ होगा वो एक दूसरे से कट जाएगा, यानी इस तरह का होगा। जैसे ये एगो रेखा है, ये एगो रेखा है। पहला, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये वाला रेखा खींचे और एक बार जब ग्राफ खींचे तो और एक रेखा इसी तरह का हो गया, यानी उससे जस्ट नीचे। जरूरी नहीं कि इसी तरह का होगा, ये ऐसा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जो रेखा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर रहेगा, उसी को कहते हैं समांतर। यानी ये भी समांतर, ये भी समांतर है। एक प्रतिच्छेद हो गया, एक समांतर, और एक आएगा संपाती। जैसे एक रेखा खींचे, उसके ऊपर जस्ट और एक रेखा खींचा गया इसी में, उसी का नाम है संपाती।
तो सोचिए संगत कब होगा? संगत का मतलब होता है साथी। जब एक रेखा दूसरे रेखा के साथ सट जाएगा तो उसको कहेंगे संगत। तो यहां देखिए प्रतिच्छेद में तो एक रेखा दूसरे रेखा के साथ कट गया, तो अगर प्रतिच्छेद होगा तो वो संगत होगा। उसके बाद संपाती। संपाती में क्या होता है? एक रेखा के ऊपर और एक रेखा गुजरती है, इसका मतलब दोनों रेखा आपस में सटा हुआ है, तो दोनों रेखा आपस में सटा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? संपाती। अब यहां देखिए ये भी समांतर का है और ये भी समांतर का है। क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे से सटा है? या तो अभी कल्पना करिए कि दोनों रेखा को और अगर अनंत लंबाई तक उधर भी बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ाएंगे तो आपको एहसास हो रहा होगा कि दोनों को उधर बढ़ाएंगे तो भी ये कभी भी भविष्य में नहीं कटेगा। यानी इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इसको भी इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। अगर ये दोनों समांतर है, अनंत लंबाई तक खींचेंगे तो भी वो समांतर में होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे से सटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों संगत नहीं है। तो संगत कब होगा? किस स्थिति में? एक बार प्रतिच्छेद में और एक बार संपाती में। अगर समांतर है तो वो संगत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यानी a1 को a2 के साथ भाग देंगे और बराबर b1 के b2 के साथ नहीं होगा तो पहली बात तो संगत होगा। संगत मतलब दोनों रेखा का जब खींचेंगे ग्राफ तो वो दोनों रेखा क्या होगा? सट जाएगा। अगला अगर संगत है तो अभी बताए थे प्रतिच्छेद भी हो सकता है और संपाती होगा, लेकिन इसमें प्रतिच्छेद होता है। अभी बताएंगे कारण क्यों। उसके बाद इसको जब x और y का मान निकालने का कोशिश करिएगा तो x और y का मान एक ही बार निकलेगा, इसीलिए उसे लिखेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी अगर कोई a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो क्या क्या हो सकता है? संगत होगा। संगत मतलब दोनों रेखा एक दूसरे से सट जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। प्रतिच्छेद का मतलब यानी दोनों का जब रेखा ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह का खींचा जाएगा, यानी पहले पता चल जाएगा। अद्वितीय हल का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे x और y का मान ज्ञात करेंगे तो एक बार x और एक बार y केवल दो बार यानी एक ही बार होगा, यानी x का मान एक ही बार और y का भी मान एक ही बार ज्ञात होगा। अगला है अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 और अगर ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, यानी a1 को a2 के साथ भाग देंगे b1 को b2 के साथ भाग देंगे, ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन ये दोनों अगर आपस में बराबर ना हो तो क्या होगा? तो होता असंगत। असंगत किस स्थिति में होता है? अभी बताए थे। तो असंगत कब होगा? समांतर की स्थिति में। यानी असंगत है तो समांतर एकदम 100% श्योर है कि समांतर होगा, यानी इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो समांतर होगा। उसके बाद ये जो अद्वितीय हल लिखे हैं, यानी यहाँ अद्वितीय का मतलब होता है एक, अद्वितीय द्वितीय का मतलब होता है दो और उसके आगे और लगा देंगे मतलब दो नहीं तो एक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे दो नहीं तो तीन भी हो सकता है क्या? तीन नहीं होगा, केवल एक होगा। अद्वितीय का मतलब एक होता है। समांतर हो गया और अद्वितीय का जगह होगा कोई हल नहीं, यानी अगर इसमें आप कोई हल नहीं, यानी इसमें अगर आप x और y का मान ज्ञात करेंगे तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात ही नहीं होगा। आगे है अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी अगर आपस में तीनों बराबर है, a1 को a2 के साथ भाग देंगे, b1 को b2 के साथ भाग देंगे, c1 को c2 के साथ, और तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां जो लिखे असंगत वो होगा संगत, प्लस समांतर की जगह संपाती होगा, और ये जो कोई हल नहीं है वहां होगा अपरिमित रूप से अनेक हल या सिर्फ अनेक हल लिखिए, लिखेंगे अनेक हल। तो इस तरह से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी इस तरह का अगर है तो ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक हो सकता है, अगर इस तरह का कंडीशन में तो ये तीनों में से कोई हो सकता है, अगर इस तरह है तो ये तीनों में से कोई हो सकता है। इसका इस्तेमाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।